पढ़ते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी हमारा जो मेथड होता है, हम एक्चुअल में क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, एक्चुअल में हम रीरीड करते हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं, रीरीड, यानी कि चीजों को बस दोबारा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि अपन ने जो है वो जून महीने का करंट अफेयर पढ़ा, तो हम जो वो जून महीने के करंट अफेयर को फिर से पढ़ लेते हैं बस। पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के अंदर प्रेम्बल हमारा पहले से पढ़ा हुआ था, और प्रेम्बल का पेज निकाला, प्रेम्बल को पढ़ना शुरू किया कि हाँ ये प्रेम्बल है, इसके अंदर ये शब्द होते हैं, ये संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, और हमने पढ़ लिया, और हमें लगा कि ठीक है रिवीजन हो गया। यही कहते हैं कि 2-3 बार रिवीजन होना चाहिए, हमारा एक रिवीजन तो हो गया, अब अगली बार देखेंगे सेकंड रिवीजन। लेकिन इस पूरे मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि क्या आपको एक्चुअल में पता लगा कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ? क्या आपको यह पता लगा कि आपको इससे पहले कौन सी ऐसी चीज थी, कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो कि याद थे, और कौन से ऐसे थे जो कि याद नहीं थे? आपको जोर किसके ऊपर देना था? जो याद नहीं थे। जो याद है वो तो ठीक ही है ना। तो क्या ये सब चीजें हमें पता लगी इस मेथड से? नहीं पता लगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, वो है इस रीरीड वाले मेथड से हमारा फोकस नहीं रहता, हमारा जो अटेंशन है वो नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? नॉर्मली हमने ये सबने ऑब्जर्व किया है कि हम पढ़ रहे हैं प्रियम्बल, पहली लाइन पढ़नी शुरू की, दूसरी लाइन पढ़नी शुरू की, तीसरी लाइन तक पहुंचे, चौथी लाइन तक पहुंचे, और अचानक से, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है जिसको मंकी माइंड कहते हैं, मंकी माइंड मतलब माइंड इधर उधर उछल कूद करता रहता है, अचानक से हमारे दिमाग में कुछ नए थॉट्स आ गए। हमारी अंगुली जो आगे बढ़ती जा रही है, हमारी नजरें आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा माइंड एक्चुअल में वहां पर है ही नहीं। ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है। और फिर फाइनली जब 1-2 पेज निकल जाते हैं और अपन उठ जाते हैं, ठीक है भाई रिवीजन हो गया, एक्चुअल में आपका माइंड वहां पर था ही नहीं, एक्चुअल में आपका रिवीजन हुआ ही नहीं। तो फिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये कैसे सॉल्व होंगी, इसको लेकर हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर यहां पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स में देखें तो एक मेथड है जिसको अपन रिवर्स रिवीजन या फिर एक्टिव रिवीजन कहते हैं, या फिर इसको कह देते हैं रिवर्स रिवीजन। क्या कह देते हैं? या तो एक्टिव रिवीजन कह देते हैं या फिर इसको रिवर्स रिवीजन कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि मैंने पढ़ना है प्रियम्बल, तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग के अंदर लेके आऊं कि मुझे प्रियम्बल में क्या क्या याद है। मैंने लास्ट टाइम जो मान लेते हैं प्रियम्बल 6 महीने पहले पढ़ा था, अब मैं पहले अपने दिमाग में सोचूं कॉपी बंद करके कि मुझे प्रियम्बल के अंदर क्या क्या याद है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको याद नहीं रहे होंगे, जो कि आप भूल चुके हैं। और जब आप इसके बाद इसको रीरीड करना शुरू करोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इन फैक्ट्स की तरफ जाएगा। मान लेते हैं कि मैं भूल गया, सारी बातें मैंने मन ही मन दोहरा ली, लेकिन मैं भूल गया कि वो जो बेरूबाड़ी केस था उसमें क्या था, और केशवानंद भारती केस के अंदर क्या था। कौन से के अंदर तो प्रेमबल को संविधान का भाग बताया था, कौन से में नहीं बताया था। ये तो मुझे याद आ रहा है, कोई एक केस ऐसा था जिसमें भाग बताया था, कोई एक ऐसा था जिसमें नहीं बताया, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अब मैं जब इस नोट्स को दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये जो फैक्ट्स है इसकी तरफ दिमाग ऑटोमेटिकली लेके जाएगा, इसकी तरफ फोकस करवाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब भी हमसे कोई गलती होती है उसकी तरफ दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वो हमें ज्यादा याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट आरएस प्री दिया, 2 साल हो गए होंगे या फिर 1 साल, लास्ट ईयर जो वो आरएस प्री हुआ, जिसने भी आरएस प्री दिया था, मैं आपको कहता हूं कि मन ही मन आप 5 क्वेश्चन सोचो जो पेपर में आए थे। मन ही मन सोच के देख लो, लास्ट ईयर जो प्री हुआ था उसके मन ही मन 5 क्वेश्चन सोच के देख लेना कि कौन से आए थे। 30 सेकंड का टाइम आपको दे देते, सोच के देखो। आपको मन ही मन ज्यादातर वो क्वेश्चन याद आएंगे जो कि आपके गलत हुए थे, और उसका आंसर अब अगली बार आप कभी गलत नहीं करके आओगे। ये हमारे माइंड की एक तरीके से काम करने का तरीका है। उसको जिस तरफ ध्यान दिलाया जाए वो उसी तरफ ध्यान देता है। तो यहां पर हम जब ये कह रहे हैं कि पहले आप खुद से मन के अंदर सोचो कि मुझे कौन कौन से फैक्ट्स याद आ रहे हैं, जब उसके बाद आप पढ़ोगे तो उन फैक्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा जो कि आपको याद नहीं आ पाए थे।
दूसरा आपका इसमें फायदा ये होगा कि आपका फोकस जो है वो ज्यादा अच्छे से बनेगा, आपकी अटेंशन ज्यादा अच्छी होगी और उसकी वजह से रिटेंशन ज्यादा अच्छी होगी। आपको उस टॉपिक पर अटेंशन ज्यादा अच्छा होगा और उसकी वजह से आप रिटेन ज्यादा कर पाओगे, याद जो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। इसको अपन एक्टिव रिवीजन या फिर रिवर्स रिवीजन कहते हैं। रिवर्स रिवीजन कैसे? क्योंकि पहले हम खुद सोच रहे हैं, उसके बाद हम जो इसको लागू कर रहे हैं, उसके बाद हम जो इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मेथड में मैंने बता तो दिया, इस पूरे मेथड में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है हमारा माइंड। हमारा माइंड जो है बहुत आलसी है। उससे काम करवाओगे तो एक बार के लिए मना करेगा, हालांकि उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो वो मान जाएगा, लेकिन एक बार के लिए मना करेगा। शुरुआत में वो आपके लिए अलग अलग बहाने लेकर आएगा। वो कहेगा ना ना ना, इस तरीके से तो ना टाइम बहुत लगता है। अरे तो भाई टाइम लगता है तो आपको एक चीज को 10-10 बार क्यों पढ़ना है? आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लो ना, 10 बार रिवाइज करने से फायदा क्या है? जब आपका अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे चीज याद हो जाए और आपको 10 बार रिवीजन के बाद भी याद नहीं हो पा रही, और ये यदि कोई टाइम कम ज्यादा लग रहा है और 2-3 बार रिवीजन के बाद याद हो जाए, तो बुराई क्या है? अपन टाइम बचा के जाना कहाँ है? अल्टीमेट गोल तो हमारा पूरा ही नहीं हो पा रहा। लेकिन आपका माइंड क्या करता है? हमारे लिए अलग अलग बहाने तैयार करके आता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्टिव रिवीजन करना है या फिर एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। हमें रीरीड नहीं करना है, हमें एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो सर को याद ही है। अब मुझे बहुत सारी चीजें नहीं याद है और कुछ कुछ चीजें याद भी हैं, तो मैं आपको कोई भी चैट बॉक्स के अंदर एक बार आप जो कोई टॉपिक का नाम लिखे, थोड़ा स्पेसिफिक हो, कोशिश करते हैं मुझे कितनी याद आती है, और फिर जो मान लो मेरा पढ़ने का तरीका होता तो फिर मैं नोट्स खोल के देखता और फिर देखता कि अच्छा ये बातें मुझसे मिस हो गई थी। एक कोई टॉपिक जो है आप एक बार इसके अंदर लिखो। एक बार कोई ऐसा टॉपिक लिखो जिसके ऊपर अपन थोड़ा हिस्ट्री का कोई ले लो, चलो हिस्ट्री का कोई एक जो ओके आप जो ले सकते हो। देखो राजस्थान का मत लेना क्योंकि राजस्थान मुझे आता ही नहीं है, बात ही खत्म है। राजस्थान के अंदर मुझे कुछ नहीं आता। आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक जो यहां पर ले लो, ठीक है। जैसे इन्होंने लिया है कि 1857 की क्रांति, ठीक है, तो 1857 की क्रांति लिया है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले एक मैपिंग होनी चाहिए कि 1857 की क्रांति में क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी थी। तो मुझे ध्यान में आना चाहिए सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़े थे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, बैरकपुर छावनी से हुई थी, मंगल पांडे को फांसी जो हुई थी, और अप्रैल के अंदर कुछ कुछ हुआ था, अप्रैल 1857 के अंदर, फिर शायद 9 मई को कुछ हुआ था, उसके एक दोस्त ने जो उसके अंदर सहायता की थी। तो ये सारी चीजें मुझे पहले तो ये ध्यान में आ रहा है कि मैपिंग ध्यान में आ रही है कि इस पूरे नोट्स के अंदर क्या क्या था। शुरुआत में कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो कि मैं भूल रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट तारीख भूल रहा हूं कि किस दिन विद्रोह किया था, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, है ना। फिर शायद 9 मई को आई थिंक जो वो विद्रोह किया था, फिर वो 31 तारीख को वहां पर पहुंच गए थे, बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली के अंदर पहुंच गए थे। ठीक है, इस प्रकार की बातें। फिर उसके बाद में कुछ फैक्ट्स ऐसे रहते हैं कि ये आंदोलन कहां, मैं भारत वाले के हिसाब से बात कर रहा हूं, ये आंदोलन कहां पर किसने चलाया था। मुझे कुछ कुछ फैक्ट्स याद आ रहे हैं, बिहार के अंदर कुंवर नारायण ने चलाया था, दिल्ली के अंदर जो है वो आपके वो कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, एक और थे बेगम काजरी ऐसा कुछ करके कुछ नाम था। वहां पर अधिकारी कौन थे, लखनऊ के अंदर जो अधिकारी निकलसन था, है, फिर एक हडसन था, और फिर एक मुझे याद है रेनेड था, डंका उसमें फैजल शाह, फैजलबाद था क्या, फैजलबाद, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेनल्ड, है ना, और वहां पर अधिकारी था रेनल्ड, और वहां पर जो व्यक्ति था उसका नाम था डंका शाह। इसलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने जब याद किया था तो मुझे ऐसे याद आ रहा है कि फैजल कब तुम बदला लोगे, तो फिर ये कहा था कि मतलब दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, इस तरीके से था रेनल्ड, मतलब कि दौड़ा दौड़ा के। फिर मुझे याद आ रहा है कि इलाहाबाद के अंदर कोई एक अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल नील, क्या नाम था, कर्नल नील। ये मुझे याद इसलिए आ रहा है कि देखो यहाँ पर भी लय है, यहाँ पर भी लय है, यहाँ पर भी लय है, इलाहाबाद वाला याद आ गया। फिर मुझे याद आ रहा है कि तांटिया टोपे थे, फिर मुझे याद आ रहा है कि झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई थी और उसके सामने जो अधिकारी था वो हीरोज था, ठीक है। उसके बाद एक जो यहाँ पर टॉपिक निकलता है 1857 की क्रांति के अंदर, किसने क्या कहा था, क्योंकि एक व्यक्ति था जिसने कहा था कि ये धर्मांध युद्ध था, यानी कि दो धर्मों के बीच एक तरीके से युद्ध था। एक व्यक्ति ये कहा था जिसने की कहा था ये राष्ट्रीय संग्राम था, नेशनल एक तरीके से रिवोल्ट था। अपने इंडिया वाले दो वो लेखक थे, है ना, जिनकी किताबें हैं, रमेश नहीं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो वो कहा था कि नेशनल रिवोल्ट है।
ठीक है, तो यहां पर अपन ने 4-5 डिज़राली जो थे ब्रिटेन वाले प्रधानमंत्री, उनका यहां पर एक स्टेटमेंट था कि ये इस प्रकार की कोई क्रांति, सैनिक क्रांति ही थी ये। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पर मुझे ये फैक्ट्स याद आ रहे हैं, और फिर मुझे 1857 की क्रांति के मैंने कारण पढ़े थे। कारण को मैंने यहां पर डिवाइड किया था, सामाजिक, आर्थिक और जो उस समय के राजनीतिक कारण थे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पॉइंट्स याद आ रहे हैं और कुछ कुछ पॉइंट मैं भूल रहा हूं, और अब मैं इस नोट्स को उठाऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि इन फैक्ट्स में से मैं कौन कौन से भूल गया। इसमें मुझे बिहार वाला याद आ गया, ये याद आ गया, ये याद आ गया, लेकिन ये यहां पर दो मुझे रह गए कि भाई अवध के अंदर कौन था, मैं भूल गया। उसके अंदर अधिकारी कौन था, मैं भूल गया। अब मैं जब इस नोट्स को पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग उसी की तरफ ज्यादा जाएगा, और इसमें जो चीजें मुझे याद आई हैं, इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा खुद का एनालिसिस करूं तो ऐसे जो चीजें मैंने जोड़ी थी, इलाहाबाद, कर्नल नील, वो मुझे याद आ गया, रेनेड वाला डंका शाह मुझे याद आ गया। तो जो जो चीजें मैंने ऐसे किसी तरीके से उसको याद करने के बारे में सोचा था कि कोई ट्रिक बना लेते हैं, वो चीजें मुझे ज्यादा अच्छे से याद आ गई, बनिष्ठ की जो आपके नॉर्मल जो फैक्ट हैं उनके। तो ये हमारा जो मेथड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव रिकॉलिंग जो वो कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कहें एक्टिव रिवीजन जो हम यहां पर कहते हैं, या फिर रिवर्स रिवीजन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम कुछ माइंड में लेके चल रहे हैं, उसके बाद उन सब चीजों को जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से चीजों का क्या किया जाए, एक्टिव रिकॉलिंग की जाए। इसमें मैं आपको नुकसान बता देता हूं क्या है। नुकसान यह है कि आपका माइंड जो है ना, इस चीज के लिए बार बार मना करेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है एक तरीके से कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और हमें जो है चीजों में सफलता तभी मिलेगी जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। हमारा कंफर्ट जोन कहता है कि आराम से लेटे लेटे पढ़ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। और हमारा जो कंफर्ट जोन है वो कहता है आज इतना पढ़ लिया खूब है। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। माइंड कह रहा है कि इस तरीके से रिवीजन नहीं करना, मुझे खुद को बड़ा जोर आ रहा है, यानी कि माइंड को बड़ा जोर आ रहा है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं सुननी। और आपने अपने माइंड को एक बार ट्रेंड कर लिया तो एक तरीके से वो बहुत अच्छा चैट जीपीटी है। उसको आप जैसे ट्रेंड करोगे वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो एक्टिव रिकॉलिंग मेथड को जो हम इसके अंदर अपनाएंगे। सेकंड जो मेरा मेथड रहता था, जैसे मान लो मैंने आज फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पीएम जनमन योजना पढ़ी। ठीक है, तो पीएम जनमन योजना को पहले मैंने थोड़ा सा लॉजिक के साथ में, लाइफ साइकिल के साथ में चीजों को अरेंज कर लिया कि हाँ ये पीवीटीजी जो है उनके लिए है, राजस्थान में सिर्फ 12 है, 12 के अंदर सहरिया जो ट्राइब है सिर्फ वही है। पीवीटीजी होता क्या है, डेबर कमीशन क्या है, हाँ उसकी क्राइटेरिया क्या है, 75 पीवीटीजी है, 18 स्टेट के अंदर है, एक यूटी के अंदर है। ऐसे मैंने मन के अंदर रिकॉल कर लिया। ठीक है, और मुझे लगता है ये 2-3 फैक्ट्स जो है ऐसे हैं जो कि मुझे याद नहीं हो रहे हैं, जो मैंने एक बार जो एक्टिव रिकॉलिंग की है उसमें मुझे याद नहीं हो रहे हैं। तो मैं इसको क्या करता था कि एक पेज पर लिख लिए, शॉर्ट नोट्स टाइप जो लिख लिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे कोई हमेशा हमेशा के लिए नहीं, आज के लिए मैंने इसको लिख लिया। और जब लाइब्रेरी से घर आ रहे हैं तब उन नोट्स को देखते हुए आ रहे हैं और मन में रिवाइज करते हुए आ रहे हैं। वॉकिंग वाला जो टाइम है अपना, है ना, हम बहुत बार ये ऐसे शिकायतें करते हैं कि हमारे पास में ना उतना टाइम नहीं है। तो टाइम के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब कि हम कुछ और कर रहे हैं, उस दौरान भी आप अपना जो मेन आपका जो काम है उसको करते रहो। कुछ लोग जो है इसको बुरा भी मानते हैं, अलग अलग जो प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं वो उनको गलत मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है डीप फोकस। डीप फोकस का मतलब आप जो कर रहे हैं आप उसी समय में वही करें। आप ब्रश कर रहे हैं तो उस समय में पूरी तरीके से ब्रश ही करें। इसको कहते हैं डीप फोकस, या फिर एक तरीके से मेडिटेशन का एक प्रकार हो, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस या फिर डीप फोकस, कि जो कर रहे हैं उस समय में वही करें। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर मल्टीटास्किंग हमें होना जरूरी है। ब्रश यदि हम कर रहे हैं तो उस समय में हम मन में हमारे कुछ ख्याल चलते रहते हैं कि आज के पूरे दिन को किस तरीके से हमें अरेंज करना है, हमें किस तरीके से जो भी आज फैक्ट्स पढ़े हैं वो हमें याद हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। जब हम लाइब्रेरी से आ रहे हैं उस समय में हमें जो आज पढ़ के आए हैं अभी अभी लाइब्रेरी के अंदर, उन सब चीजों को रिकॉल करते रहें। और हम जब माइंड मैनेजमेंट की बात करेंगे तब एक समस्या आती है हमारे सामने कि हम जो वो इस रील कल्चर से प्रभावित हो गए हैं। हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम जो वो रील देखने लग जाते हैं, हम मोबाइल चलाने लग जाते हैं। आपको एक बात बताएं, ये जितना भी मोबाइल की आपका एडिक्शन है, आपको इसके लिए कोई दूसरा काम नहीं करना, एक ही काम है, आप अपने आप को बिजी कर लो। मैं जब जब फ्री होता हूं मैं खुद खूब मोबाइल चलाता हूं, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि मैंने पिछले 1 महीने में काम के अलावा कोई भी मोबाइल भी चलाया हो।
आज मैं थोड़ा सा फ्री जो फील कर रहा था, तो अभी मैंने वो ललन टॉपर हनी सिंह वाला इंटरव्यू देख के आया हूं। बाकी मुझे याद नहीं आता पिछले एक हफ्ते में मैंने कोई ऐसी यूट्यूब वीडियो जो मेरे पूरे सिलेबस से यानी कि टीचिंग वाले उससे रिलेटेड नहीं है, ऐसी कोई यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखी होगी। कोई ऐसी मूवी पिछले एक महीने के अंदर नहीं देखी। मुझे ट्विटर का बड़ा शौक रहता है, ट्विटर मैं चलाता रहता हूँ, वो मैंने नहीं चला के देखा। लिटरली ट्विटर मैंने ओपन नहीं किया, रील कोई जो नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मैं बिजी हो गया। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं ऐसा जो अपन ये सब चीजें करते हैं। जब पढ़ाई कर रहे थे 2017-18 की बात है, तो मुझे बिल्कुल नहीं याद है मोबाइल का कोई एडिक्शन था। कारण क्या है? हमेशा खुद को बिजी रखना। कैसे? लाइब्रेरी से आ रहे हैं, नॉर्मली हमारी आदत होती है कि गाने सुनने लग जाओ या फिर कुछ पॉलिटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स की खबरें ऐसे पढ़ने लग जाता है। क्यों ना इस टाइम को रिवीजन के लिए यूज कर लिया जाए। वो आपके माइंड में इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगा, जो एक अवरोध जो बन जाता है वो क्रिएट नहीं करेगा, और आप अपने इस टाइम को जो वो यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो माइंड मैनेजमेंट पर अपन अलग से बात करेंगे किसी दिन कि ये जो फ्री जो टाइम है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट आता है कि वैक्यूम कभी भी नहीं रहता। इस पूरी दुनिया में किसी भी फील्ड में आपके समय को लेकर किसी भी चीज को लेकर वैक्यूम नहीं रहता। तो आपका जो टाइम है ना, ये कभी वैक्यूम नहीं रहेगा, आप इसमें कुछ ना कुछ तो करोगे ही। आपका माइंड अपने आप कुछ नेगेटिव चीज करवाए आपसे, आपका टाइम जो है वो एक तरीके से अच्छे से यूटिलाइज ना करवाए, इसकी बजाय यह है कि आप अपने माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव करवाओ। चलो अपन वापस से एक्टिव रिकॉलिंग वाले पर आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। पहले आपने खुद के माइंड में चीजों की मैपिंग बनाई कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद उसको रिवाइज किया। उससे जो है आपको चीजें जो फैक्ट्स जो आपके मिस हो गए थे वो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, तो पहली बात जो आपको ये ध्यान रखनी है, तो ये तो मैंने आपको एक बात बता दी। फिर दूसरा मैं ये कह रहा था कि भाई एक और तरीका ये है कि हम बात ये कर रहे थे कि हम कई बार ऐसा होता है कि लाइन पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, और फिर यहां तक आते आते हम जो वो माइंड हमारा कहीं और चला गया। एक्चुअल में हमारा जो पेन है वो आगे चल रहा है, एक्चुअल में हमारा जो हाथ है वो आगे चल रहा है, एक्चुअल में हमारी नजरें जो है वो आगे चल रही हैं, और हमें लग रहा है कि हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिवीजन यहीं टूट चुका था। तो इस चीज को कैसे ठीक किया जाए? हम अपना पूरा जो टाइम है वो एक्टिवली उसके अंदर रहें। तो एक तो मैंने तरीका बता दिया एक्टिव रिकॉलिंग का, लेकिन एक्टिव रिकॉलिंग के बाद हमें उसको पढ़ना भी तो है ना। एक बार एक्टिव रिकॉलिंग कर ली कि हाँ मुझे कौन कौन से फैक्ट नहीं याद नहीं आ रहे, लेकिन उसको रीड तो करना ही है। तो उस रीड करते समय में यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि एक्टिव रिकॉलिंग के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं, पर फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप जो वो बोल बोल कर पढ़ना शुरू करो। बोल बोल कर पढ़ना शुरू करो। क्योंकि देखो आपका जो माइंड है ना वो दो तीन टास्क एक साथ करने में उसको मुश्किल होती है। आप एक काम करो, आप चिल्लाओ और उसके साथ में कुछ सोच के बताओ, आप हंसो उसके साथ में कुछ सोच के बताओ। नहीं हो पाता हमसे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को दो एक्टिविटी मिल गई, चिल्लाना भी है और कुछ सोचना भी है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि मुझे बोलना भी है और मुझे सोचना भी है। जैसे ही ये मान लो यहां पर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि मैं अगली लाइन क्या बोलूं। एक्चुअल में अभी मैं अगली लाइन नहीं सोच रहा, लेकिन मुझे बोलते समय में चीजें समझ में आ रही कि अगली लाइन मुझे क्या बोलनी है। कहने का मतलब मैं बोल भी रहा हूं और मेरा ध्यान जो वो किसी दूसरी समस्या की तरफ भी है, ऐसा बहुत कम होता है जब तक कि बड़ी समस्या ना हो। अब अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तब मेरे सामने दिक्कत आएगी कि मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। और ऐसा मैं बताऊं, जितने भी टीचर्स हैं 10 घंटे यदि पढ़ाते हैं, मुश्किल से उनके 5-10 मिनट ऐसे होते होंगे जिसमें उनको दूसरे थॉट आए। एक तरीके से हमारा ये मेडिटेशन है। जब हम पढ़ाते हैं तो पूरी तरीके से केवल और केवल ध्यान क्लास में ही होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो अगली लाइन ही बोलने में दिक्कत आ जाएगी। कहने का ओवरऑल बात का सार ये है कि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपके माइंड के पास में स्कोप कम है कि वो इधर उधर जाएगा। अब आप बहाने बनाओगे, सर हम तो ना लाइब्रेरी के अंदर बैठे होते हैं, बोल बोल के कैसे पढ़ सकते हैं? बोल बोल के मतलब कि खुद को पता लगना चाहिए। एक तरीके से मन मन में भी तो बोल के पढ़ा जा सकता है। और लाइब्रेरी में बैठे तो इतनी आवाज तो वहां पर एक तरीके से स्वीकार्य होती है कि आप इसको जब बोल बोल के पढ़ सको। ठीक है, तो एक तरीका मैंने क्या बताया, बोल बोल के पढ़ना। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, पढ़ाना। इससे बढ़िया रिवीजन का कोई तरीका ही नहीं है। पढ़ाने से बढ़िया दुनिया में रिवीजन का कोई बढ़िया तरीका नहीं है। आप जितनी भी बातें बता रहे हो ना, ये एक्टिव रिकॉलिंग वगैरह वगैरह, सब जो वो पढ़ाने के अंदर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती है। किसे पढ़ाए? आपका मान लो कोई एक अच्छा ग्रुप हो, अच्छा ग्रुप 2 या 3 लोगों का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। यदि आपका एक अच्छा ग्रुप हो तो वो आपस में एक दूसरे को पढ़ाकर जो आप रिवाइज कर सकते हो।
या फिर आप एक एक्टिंग भी तो कर सकते हो खुद को पढ़ाने की। खुद ही खुद को, दो व्यक्ति मान लो, एक जो कि सुन रहा है, एक जो कि बता रहा है, एक्टिंग की जा सकती है ना। तो खुद को एक्टिंग करके खुद को पढ़ाने का अच्छा तो हो कि आप किसी दूसरे को पढ़ाओ, आपका कोई जूनियर है उसको पढ़ाओ। इस बार जिसको RS प्री नहीं देना उसको बिठा लो, कि तेरा रिवीजन करवाता हूं। यदि वो आपका वाकई में आपको मानता है तो वो बैठ जाएगा। मेरा रिवीजन करने का यही तरीका रहता है कि मैं तो किसी को बिठा लेता हूं। ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि मैं कोचिंग में नहीं पढ़ाता, वो भी मैं जो पढ़ाते रहता हूं, उससे मुझे क्या, रिवीजन करने में जोर नहीं आता। और वही मैं अकेले बैठ के पढ़ूं, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं वो मैं उतने अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाता। तो मेरा सबसे बढ़िया क्या तरीका रहता है, पढ़ाने का तरीका। खुद ही खुद को पढ़ा लो या फिर किसी दूसरे को पढ़ा लो, लेकिन पढ़ाना, उससे आपकी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। ठीक है। तो एक हमने कहा रिवीजन का तरीका क्या है, पढ़ाना। फिर एक बात ये आती है, नॉर्मली बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमें एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। और दूसरा एक आता है कि हमें सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और शाम को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इजी या फिर हार्ड के टर्म्स में बताओ। इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन मुझे लगता है कि एक साथ होता है। या फिर यूं कहूं कि मैं अपना मेथड बता देता हूं, मुझे लग रहा है कि शायद ये सब लोगों पर ही लागू होता होगा। और मेरा मेथड है कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूं। मान लेते हैं कि आपके अगला जो पेपर है वो पॉलिटी का है, आर्टिकल 151 तक का है। आज तारीख हो गई है 11 और आपका पेपर है 15 तारीख को। अगले 3 दिन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ूंगा। फिर आप कहोगे हमारे टेस्ट में तो मैथ्स भी आएगा, हमारे टेस्ट में तो रीजनिंग भी आएगा, हमारे में तो करंट अफेयर भी आएगा, हमारे में तो सर्वे भी आएगा। तो देखो ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। सर्वे का एक चैप्टर आना है, करंट अफेयर का एक महीने का आना है, मैथ का एक टॉपिक आना है, रीजनिंग का एक टॉपिक आना है। इसको मैं मॉर्निंग का टाइम या फिर इवनिंग का टाइम अलग से दे दूंगा। जैसे करंट अफेयर के अंदर क्या होता है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, या सर्वे के अंदर क्या फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरा क्या मेथड रहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले 1-2 घंटे जो करंट और सर्वे जो भी पढ़ना है वो पढ़ लिया। 5-6 बजे उठे, 7 बजे मान लेते हैं पढ़ना शुरू किया, और 8-1 बजे तक, 8-8:30 बजे तक मैथ, ये जो करंट अफेयर या सर्वे जो भी पढ़ना है वो पढ़ लिया। उसके बाद पूरे दिन सिर्फ क्या पढ़नी है, उसके बाद पूरे दिन पॉलिटी पढ़नी है। शाम होते होते मैंने अपने आप में महसूस किया कि मुझ में उतनी एनर्जी नहीं बचती है, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो इस दौरान मैं ऐसा कोई काम कर लूं जो कि थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, उसमें बहुत ज्यादा आपके माइंड को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना, पैसिवली आपका माइंड जो उतने ही अच्छे से काम कर लेगा। जैसे कि मान लो मुझे कोई पेपर सॉल्व करना है, MCQ निकालने हैं, मुझे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, तो उसके लिए मैं शाम का टाइम रख सकता हूं। क्योंकि वो बाकी मैं कुछ काम करूंगा, मैं यदि एक्टिव रिकॉलिंग करूंगा उसमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो शाम का जो टाइम है वो PYQ और MCQ के लिए निकल गया। क्योंकि PYQ और MCQ के अंदर, यानी कि जो भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर आपको माइंड को एक्टिव रहना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर मुझे कोई वीडियो देखनी है, मान लेते हैं कि मैंने कोई भी कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मुझे उसकी वीडियो देखनी है, तो मैं वीडियो जो शाम को देखूंगा, दिन में नहीं देखूंगा। कारण क्या है, शाम तक जाते जाते मैं थक चुका हूं, एक तरीके से मैंने दूसरे को सौंप दिया है कि भाई देखो मुझे वैसे तो फैक्ट्स याद नहीं हो रहे, आपकी क्लास ही देख लेता हूं, क्या पता कुछ बातें तो दिमाग में जाएंगी। तो मुझे वो जो वीडियो देखने का जो टाइम था वो मैंने शाम का निकाला, या मुझे प्रैक्टिस करने का जो टाइम है वो मैंने शाम का निकाला, या फिर मुझे मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है उसका टाइम मैं शाम को निकालूंगा। इन तीनों बातों में ना एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन बात यह है कि आपके माइंड को एक्टिवली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग, MCQ, PYQ और कोई वीडियो देखना, इसका टाइम क्या हो, शाम का हो। ज्यादा फैक्ट्स वाली चीजें हैं अर्ली मॉर्निंग। बीच में पूरे दिन में क्या किया जाए, एक सब्जेक्ट पढ़ा जाए। कोई 2-2 3-3 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना, एक सब्जेक्ट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और शाम को एक तरीके से थोड़ा दिमाग के अंदर एक्टिव रिकॉलिंग करने की क्षमता बची है तो उस एक्टिव रिकॉलिंग को किया जाए। ईमानदारी से मेहनत करो तो 10-12 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं दिन के अंदर। यदि 10-12 घंटे की आपने एक्टिव स्टडी कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस 7 दिन के अंदर बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कहते हैं कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मैं उसको जाके क्या करता हूं, उसको मैं सिर्फ अगले 3 दिन का टास्क देता हूं कि भाई एक काम कर, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, वो सारी बातें छोड़, प्री कैसे पास होगा वो सारी बातें छोड़, तू एक काम कर, अगले 3 दिन के अंदर ये पढ़ के आ जा और मुझे सुना दे। तो मुझे पता है कि 3 दिन बाद या तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, अब उसे मुझे मेरी जरूरत ही नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया।
या फिर वो अब शर्मिंदा हो जाएगा कि 3 दिन बाद आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। 3 दिन जो है आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करके और पढ़ लो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और ये जो पूरा कॉन्फिडेंस है ये इसी तरीके से विशेष साइकिल के अंदर घूमता है। एक बार कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ, आपको और पढ़ने का मन करेगा, आपके अगले टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, और फिर जो है आप अगली बार और ज्यादा अच्छे पढ़ोगे, और इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ेगा, और ये पॉजिटिव वे में काम करता रहता है। और यदि आप नेगेटिव हुए, एक बार आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अगले टेस्ट देने की हिम्मत तक नहीं हुई, और उसके बाद में इधर उधर जो आप राय लेने लग गए, उसके बाद में ऐसा कंफ्यूज हुए कि कुछ भी पता नहीं लग रहा क्या करें क्या नहीं करें, एग्जाम पास में आ गया, इस तरीके से नेगेटिव विशेष साइकिल के अंदर आप फंसते जाते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस को रीगेन करने का एक ही तरीका है, एक हफ्ते ढंग से कोई एक पेपर दे लो। इससे पहले आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उन सब चीजों को छोड़ के, एक बार सब चीजों को भूल के एक हफ्ते कोई ढंग से पेपर दे लो। एक पेपर में ढंग के नंबर आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाएगा। दिन के कौन से हिस्से में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। जो ज्यादा फैक्ट्स वाली चीजें हैं उसे अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, बाकी पूरे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ो। जो पैसिव लर्निंग है, जहां पर कोई दूसरा हमें पढ़ा दे या फिर माइंड को एक्टिव होना ही पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करना है, ये सारा काम जो वो शाम को कर लिया जाए।